हेलो फ्रेंड्स, आज हम ना एसएलडी के बारे में पढ़ेंगे। एसएलडी जो होता है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होता है। एसएलडी एक अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है। इसके अंदर हमारी काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया आ जाता है, डिस्ग्राफिया आ जाता है, डिस्थीमिया आ जाता है, डिसकैल्कुलिया, ये बहुत सारी होती हैं डिस करके, और नहीं ये स्पेसिफिक किसी चीज़ में होती हैं। जैसे कि अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें तो डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें हमें रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। डिसकैल्कुलिया मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ेंगे। डिसलेक्सिया, इसका बेसिस क्या है? ठीक है, तो डिसलेक्सिया इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अगर आप क्लास में नोटिस करते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं कि आप उनको कितना भी पढ़ाने की कोशिश कर लीजिए, उनको चीज़ें समझ ही नहीं आती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन बच्चों में दिमाग कम है या वो पढ़ना नहीं चाहते, वो सिर्फ खेलना चाहते हैं। उनको ये भी हो सकता है कि वो शायद इस बीमारी से पीड़ित हों। बीमारी तो नहीं कहेंगे, इसको एक डिसेबिलिटी ही कहेंगे, कि डिसलेक्सिया जो होता है ये इंटेलिजेंस से कभी भी रिलेटेड नहीं होता। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। हमारा जो ब्रेन है वो अलग तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है। अगर हम एक कंपैरिजन करें एक नॉर्मल चाइल्ड से और एक डिसलेक्सिक चाइल्ड के, तो उन दोनों की ब्रेन फंक्शनिंग में हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब हम डिसलेक्सिया के बारे में, मैंने आपको एक स्मॉल इंट्रो दे दिया। डिसलेक्सिया अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, उसके बारे में आज हम मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर एक चीज़ छोटी से छोटी डिसलेक्सिया के बारे में समझा पाऊँ। तो डिसलेक्सिया जो होता है, अगर आप ये समझते हैं कि अगर डिसलेक्सिया जो है वो पूरा का पूरा हमारे दिमाग का खेल है, कि हमारे दिमाग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे को आप बहुत समझा रहे हैं, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। डिसलेक्सिया जो होता है हर बच्चे का अलग अलग होता है। ठीक है, सबकी डिग्री अलग अलग होती है। ऐसा भी हो सकता है, अगर आप इंटेलिजेंस से ही इसको नाप रहे हैं, तो डिसलेक्सिक बच्चे में एवरेज से अबव भी इंटेलिजेंस हो सकती है। जैसे नॉर्मल आईक्यू हमें 90 देखने को मिलता है, 90 से अबव भी आईक्यू हो सकता है उस बच्चे का। लेकिन वही चीज़ है, मैंने बताया आपको कि ब्रेन हमारा अलग तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है डिसलेक्सिया में। वो चीज़ों को धीरे, जैसे एक नॉर्मल बच्चा बहुत जल्दी अगर कोई स्टोरी पढ़ रहा है तो वो साथ साथ उसको समझता भी जाता है, बट अगर आप एक डिसलेक्सिक बच्चे को स्टोरी समझा रहे हैं तो वो स्टोरी उसको बहुत धीरे धीरे प्रोसेस करेगा। उसको इतनी जल्दी, अगर आप एक लाइन बोल रहे हैं तो वो इतनी जल्दी अपने दिमाग में प्रोसेस नहीं कर पाएगा कि ये हो गया। उसको बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाना पड़ेगा कि अच्छा इस स्टोरी में ये हुआ। अब डिसलेक्सिया की बात करें तो ये स्कूल में ही नोटिस करा जा सकता है, क्योंकि डिसलेक्सिया ऐसे आपको बच्चा खड़ा है सामने और आपको देख के नहीं पता चल जाएगा कि इसको डिसलेक्सिया है। जैसे अगर एक ऑटिज़म किसी को होता है तो ऑटिज़म हम देख के बता सकते हैं कि हाँ ये बच्चा सोशल कम है या आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। हमें काफ़ी चीज़ें देख के समझ में आ जाती है ऑटिस्टिक बच्चे की कि हाँ इसको ऑटिज़म हो सकता है। बट जो डिसलेक्सिया, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, उनको आप देख के नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह हर एक चीज़ कर पाएंगे। इसीलिए ये स्कूल में ही एक टीचर, वो भी स्पेशल एजुकेटर ही इसको नोटिस कर सकती है, जो सारी की सारी चीज़ें करके स्टेप बाय स्टेप उसको पता लगाएगी। ऑब्जर्वेशन करके, उसके साथ एक्टिविटीज़ करके उसको पता चलेगा कि ये बच्चा डिसलेक्सिक है कि नहीं है। और ये मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी है। अगर हम सारी डिसेबिलिटीज़ से कंपैरिजन करें तो जो डिसलेक्सिया है और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में डिसलेक्सिया सबसे कॉमन है। पूरे वर्ल्ड में ये 20% लोगों को होता है। उसके बाद ये एक मैंने बताया आपको कि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है रिलेटेड टू ब्रेन फंक्शनिंग, ये ब्रेन फंक्शनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का, ये पार्ट है। इस डिसलेक्सिया को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं बोलेंगे, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर डिसलेक्सिया आता है। अब डिसलेक्सिया के अंदर भी एक आता है एलेक्सिया। जो डिसलेक्सिया है ना, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके पहले ही दिमाग में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, उसकी ब्रेन फंक्शनिंग अलग तरीके से काम कर रही होगी। लेकिन जो एलेक्सिया इसी का पार्ट बनता है, एलेक्सिया में ये हो जाता है कि आपका बच्चा पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई वगैरह कर रहा था, अचानक से थोड़े टाइम बाद उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके ब्रेन में चोट लग जाती है, उसको ब्रेन फीवर हो जाता है, कोई ब्रेन रिलेटेड इंजरी हो जाती है, ब्रेन में कुछ भारी चीज़ लग जाती है, उसके बाद उसकी ब्रेन फंक्शनिंग थोड़ी डैमेज हो जाए, उसके बाद उसको एलेक्सिया हो जाता है। जब बाद में हमें डिसलेक्सिया हो तो वो एलेक्सिया कहलाता है। और अगर हमें पैदा होते ही
हमारी ब्रेन फंक्शनिंग उतनी अच्छे से काम नहीं कर रही जितना नॉर्मल बच्चे के से कर रही है, तो उसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो 1881 में ओसवाल्ड बर्कन ने इस सिचुएशन को सबसे पहले समझा था, ठीक है। सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेन फंक्शनिंग में डिफरेंट है, ठीक है। नॉर्मल चाइल्ड और डिसलेक्सिक चाइल्ड जो है उसकी ब्रेन फंक्शनिंग अलग अलग तरीके से काम कर रही है। और 1883 में रुडोल्फ बर्लिन ने ये टर्म दी थी डिसलेक्सिया। ज़्यादातर पेपर में रुडोल्फ बर्लिन के बारे में क्वेश्चन आता है कि डिसलेक्सिया टर्म किसने दी, ठीक है। तो डिसलेक्सिया टर्म किसने दी? रुडोल्फ बर्लिन ने दी। उसके बाद हमारे जो डिसलेक्सिया होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया, एक होता है एक्वायर्ड डिसलेक्सिया। जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे डेवलप हो रहा है। अब ये जो डेवलपमेंटल आ गया ना, जहाँ पर भी डेवलपमेंटल आ जाता है उसका मतलब देखिए 2 टाइप का डिसलेक्सिया होता है। एक होता है डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया, एक होता है एक्वायर्ड डिसलेक्सिया। जो डेवलपमेंटल जिस भी टर्म के साथ अगर आपका डेवलपमेंटल आ रहा है ना, तो डेवलपमेंटल का मतलब होता है स्टार्टिंग से, ठीक है। जब से बच्चे का बर्थ हुआ तब से ही प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो वैसे वैसे बढ़ता ही जाएगा। और एक्वायर्ड डिसलेक्सिया हो गया, जैसे डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया हो गया डिसलेक्सिया की सिचुएशन। और जो देखो टाइप्स ऑफ डिसलेक्सिया के अंदर हमारे 2 आते हैं, एक आता है डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया और एक होता है एक्वायर्ड डिसलेक्सिया। जो डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया है वो डिसलेक्सिया वाली सिचुएशन है जो मैंने आपको बताया कि बर्थ से होती है और जैसे जैसे हम बड़े होंगे वैसे वैसे वो डेवलप होती जाएगी। और जो एक्वायर्ड डिसलेक्सिया होता है वो होता है एलेक्सिया की सिचुएशन, कि हमें बाद में चीज़ें हुई हैं, ठीक है। हम पहले बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा था हमारा ब्रेन, उसके बाद क्या हुआ कि हमें कोई ब्रेन इंजरी हो गई, हमें कोई ब्रेन फेवर हो गया या फिर कोई भी हमारा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हमारा ब्रेन डैमेज हुआ है। कुछ भी हमारे ब्रेन को थोड़ी भी अगर चोट वोट लग गई है जिसकी वजह से हमारी ब्रेन फंक्शनिंग में थोड़ा डिफ़ॉल्ट आया है, उसकी वजह से हमारा एक्वायर्ड डिसलेक्सिया हो जाता है। उसके बाद हमारे साइन सिम्टम्स ऑफ डिसलेक्सिया की बात करेंगे। तो अगर आपको पहचानना है आपकी क्लासरूम में कि इस बच्चे को डिसलेक्सिया है या नहीं, तो मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, आप उस चीज़ से पहचान सकते हैं। और सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें होता है मिरर इमेज बनती है इन बच्चों। जैसे मैं कह रही हूँ ना ब्रेन फंक्शनिंग में डिफ़ॉल्ट है, तो क्या डिफ़ॉल्ट है ब्रेन फंक्शनिंग में वो मैं बताती हूँ। जैसे अगर नॉर्मल बच्चे के लिए बी है तो इन बच्चों के लिए वो बी की जगह डी फॉर्म हो रहा है। बच्चों टीचर्स को ये भी गलतफहमी हो जाती है कि शायद ये बच्चा इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि इसकी साइट में प्रॉब्लम है, उसको दिखाई कम दे रहा है तो मैम उसे आगे बिठाने लग जाती हैं। उसकी साइट में प्रॉब्लम नहीं है, उसके दिमाग में इमेजेस मिरर वाली बन रही हैं। जैसे अगर हम बी को अगर मिरर में दिखाते हैं तो हमें डी दिखता है ना, ऐसे ही जैसे ही अगर ये बी को देख रहे हैं तो इनका ब्रेन इन्हें वो बी जो है, बी फॉर बॉल जो है वो डी फॉर डॉग दिख रहा है इनको, ठीक है। यही मैंने लिखा हुआ है कि मिरर इमेज, जैसे ऊ लिखा है तो उनको वो ऐसा ए दिखाई देगा, बी लिखा है तो डी दिखाई देगा, प्लस है तो मल्टीप्लाई दिखाई देगा, डब्ल्यू है तो एम दिखाई देगा, पी है तो क्यू दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर हमें देखने को मिल जाती हैं एक डिसलेक्सिक बच्चे में। उसके बाद पुअर स्पेलिंग, वो पढ़ नहीं पा रहा, उसको चीज़ें उल्टी दिखाई दे रही हैं तो वो वॉस को 100 पढ़ेगा। आप बोल देते हैं कि उसको कुछ पढ़ना ही नहीं है, लाइफ में कुछ करना ही नहीं है। अरे उसके ब्रेन की फंक्शनिंग अलग है, वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उल्टी चीज़ों को समझ रहा है, ठीक है। तो पुअर स्पेलिंग्स होती हैं। इशू होती है उसको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में, लेटर्स रिकॉग्नाइज करके साउंड समझ नहीं आता उसको। जैसे हम जो ए फॉर एप्पल होता है उसको अ पढ़ते हैं, बी को ब पढ़ते हैं, तो उसको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस नहीं हो पाती, वो नहीं समझ पाता कि किस लेटर की साउंड क्या आ रही है। उसके बाद राइमिंग वर्ड्स, कुछ जो वर्ड्स होते हैं जो हमें सेम साउंड करते हैं, जैसे कि हो गया अनक्लियर, ठीक है। हम पढ़ेंगे, एक नॉर्मल चाइल्ड पढ़ेगा ऐसे अनक्लियर। अब उनको अगर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस ही नहीं है तो उसको वो अनक्लियर और न्यूक्लियर की स्पेलिंग सेम है, यहाँ यू है यहाँ एन है, तो वो उसको अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ देंगे। ऐसे उनको कन्फ्यूज़न हो जाती है। 2 सिमिलर वर्ड्स अगर हैं तो वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में डिसलेक्सिया के साथ अदर डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है। अब मैं इसका रीज़न देती हूँ क्यों डिसलेक्सिया के साथ अदर डिसेबिलिटी भी देखने को मिल जाती हैं।
इसलिए मिल जाती हैं बेटा क्योंकि जैसे डिसलेक्सिया है वो एक रीडिंग डिसऑर्डर है, ये सारी प्रॉब्लम उसमें हो रही है। मिरर इमेज आ रही है, पुअर स्पेलिंग्स नहीं बच्चा कर पा रहा है, उसको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस नहीं है। तो आप खुद सोचिए, क्या वो बच्चा जो रीड नहीं कर पा रहा, क्या वो लिखने के लिए कैपेबल होगा? नहीं होगा। तो उसके साथ उसको डिस्ग्राफिया हो गया, ठीक है। उसके अगर हाथों में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मतलब मोटर प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस हिसाब से उसको ADHD की प्रॉब्लम डिसलेक्सिया के साथ हमें देखने को मिल जाती है। तो वही लिखा है मैंने कि डिसलेक्सिया के साथ कभी कभी हमारा इतना अगर डिग्री ज़्यादा है तो हमें अदर डिसेबिलिटी भी देखने को मिल जाती हैं। अगर हमें एक डिसेबिलिटी के साथ अगर हमें और भी डिसेबिलिटीज़ देखने को मिल जाती हैं तो हम उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी नाम दे देते हैं। अगर आप स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं तो कुछ बच्चे इसमें वो भी होंगे जो मल्टीपल डिसेबिलिटी कर रहे होंगे, DEd इन मल्टीपल डिसेबिलिटी, BEd इन मल्टीपल डिसेबिलिटी, ऐसे। एक साइन है डिसलेक्सिया का विजुअल प्रोसेसिंग। यह साइन नहीं है डिसलेक्सिया का, ये आपकी मिस्टेक है कि आप बच्चे को बोल देते हैं कि शायद इसकी विजुअल प्रोसेसिंग में दिक्कत है। विजुअल प्रोसेसिंग में दिक्कत होती है, लेकिन ये होता है कि साइट में प्रॉब्लम नहीं होती, उसको कम दिखाई नहीं दे रहा होता। उसकी बस जैसे आपने कोई इन्फॉर्मेशन दिखाई, उसको बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे आपने कुछ लिखा या कुछ दिखाया, तो उसको उतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा जितना एक नॉर्मल बच्चे को, जितनी जल्दी एक नॉर्मल बच्चा कैच करके आपको बता देगा कि हाँ मैम ये लिखा है, उतनी जल्दी एक डिसलेक्सिक बच्चा नहीं बता पाएगा आपको कि हाँ आपने ये लिखा है। उसको थोड़ा टाइम मिलेगा, उसको कम से कम 2-3 मिनट लगेंगे उसको प्रोसेस करने में, इन्फॉर्मेशन में कि मैम ने मुझे समझाया क्या है, उसके बाद वो आपको बता पाएगा। तो विजुअल प्रोसेसिंग करने में उसको दिक्कत होती है क्योंकि उसका ब्रेन अलग तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है। वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में टाइम लेगा। उसके बाद आता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग में भी दिक्कत होगी, उसको सुनकर भी नहीं समझ पा रहा, ठीक है बच्चा, कि आप अगर बोल रहे हैं, आप क्लास में सोच रहे हैं कि मैं बोल देती हूँ और बच्चा जल्दी जल्दी लिख लेगा, तो इसमें भी सारे बच्चे तो लिख लेंगे, लेकिन अगर एक डिसलेक्सिक बच्चा है और आप क्लास में डिक्टेट करके कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो इतनी जल्दी समझ नहीं पाएगा, तो उसको ऑडिटरी प्रोसेसिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमें डिसलेक्सिया के साथ डिस्ग्राफिया देखने को मिलता है, क्योंकि अगर जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा वो लिख कैसे पाएगा, तो डिस्ग्राफिया मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें देखने को मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो ADHD है। आपने पढ़ा होगा ये डिसेबिलिटी के अंदर ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, समझ रहे हैं आप? वो मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, उसकी एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा होती हैं कि आपको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद हमें वाइसा वर्सा भी देखने को मिल सकता है कि जिस बच्चे को ADHD है उसको डिसलेक्सिया हो सकता है, और जिसको डिसलेक्सिया है उसको ADHD देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम कॉजेज़ की बात करेंगे कि क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से बच्चे को डिसलेक्सिया हो जाता है। तो कॉजेज़ हैं इसके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। जैसा कि हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि किसी भी चीज़ का कॉज दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, हेरिडिटी भी उसमें इन्वॉल्व होती है और एनवायरनमेंट भी, ठीक है। उसके बाद हम कैसे पता कर सकते हैं कि ब्रेन की फंक्शनिंग बच्चे की कैसे काम कर रही है। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक होती है, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक है, fMRI जिसको बोलते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म आ सकती है आपके पेपर में, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, बच्चे की ब्रेन की प्रोसेसिंग पता चल जाती है कि वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, ओके। तो ये होती है, एक टेक्निक का नाम है ये, जो डिसलेक्सिया को पहचानने में मदद करती है। और 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। जैसे ही हम किसी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जल्दी जल्दी उसे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल सिग्नल्स इनके कम काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। फंक्शनल डिफरेंसेस होते हैं ब्रेन के अंदर, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं। और एक चीज़ और हो सकती है कि जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन हर एक पार्ट को चाहिए, हर एक ऑर्गन को एक सही मतलब यूज़ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो यूज़ कर रहा है वो हमारा ब्रेन है। ये भी हो सकता है कि डिसलेक्सिक जो बच्चा है, अगर उसको स्टार्टिंग से प्रॉब्लम है तो शायद उसके ब्रेन के किसी हिस्से को उतनी ऑक्सीजन ना मिल पाई हो जितनी उसको आवश्यकता रही हो, तो उस वजह से वो पार्ट थोड़ा कम वो हुआ हो, वो पार्ट थोड़ा कम डेवलप हुआ हो ब्रेन का, ये भी उसका एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो 3 डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल बच्चे और एक डिसलेक्सिक बच्चे में। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में
फंक्शनल डिफरेंसेस में और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं उसके ब्रेन के। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है एक रीज़न, कि अगर आपकी फैमिली में किसी को डिसलेक्सिया रहा होगा तो शायद वो हेरिडिटी की वजह से आपको ट्रांसफ़र हो गया हो। उसके बाद इसमें प्री नेटल इशूज़ भी कई बार शामिल हो जाते हैं, कि मदर की हो सकती है मिस्टेक, कि मदर स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल टेक कर रही है, कोई भी हज़ार्डस सब्सटेंस अगर वो इनटेक कर रही है, तो बच्चे के मतलब प्री नेटल में जब बच्चा वूम में है तो उसको वो चीज़ें असर कर जाती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी बच्चा वूम में होता है तो मतलब बहुत मतलब हैप्पी रखना चाहिए मदर को, ताकि वो खुश रहे तो बच्चा भी खुश रहे, और कोई भी हज़ार्डस सब्सटेंस मदर इनटेक ना करे, ना ही उसके साथ कोई वायलेंस हो, क्योंकि पूरा असर बच्चे पे भी पड़ता है प्रेगनेंसी के टाइम में। जीन्स एक हमारे मतलब ज़िम्मेदार होते हैं अगर किसी को डिसलेक्सिया है तो।